संग्रहालय से उत्पादन के लिए निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन। जब कोई सामग्री कार्य विभाग को दी जाती है तो प्रश्न उठता है कि निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि सभी प्रकार के उद्योगों तथा सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए एक ही आधार नहीं हो सकता। इस संबंध में सामग्री की प्रकृति, संस्था का व्यवसाय सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा सामग्री का क्रय विभिन्न तिथियों पर तथा विभिन्न मूल्यों पर किया जाता है। अतः निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अनेक रीतियाँ प्रचलन में है। वास्तविक लागत के आधार पर अगर हम रीतियों की बात करें तो पहली विधि है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो माल पहले आया स्टोर में उसकी दर से उत्पादन के लिए निर्गमित माल का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा है अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके अनुसार सामग्री जो संग्रहालय में लास्ट में आई है उसकी दर से उत्पादन के लिए निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा है न्यूनतम स्टॉक स्तर, बेस स्टॉक मेथड। चौथा है सर्वाधिक मूल्य, सर्वप्रथम निर्गमन मूल्य। और पांचवा है अगला आगमन प्रथम निर्गमन रीति। ये था वास्तविक लागत की मूल्य रीतियाँ। इसके अलावा है बाजार मूल्य रीति, औसत मूल्य रीति। औसत में भी साधारण औसत, भारित औसत, सामयिक औसत, 3 प्रकार का औसत हो सकता है। और इसके अलावा लागत के अलावा होता है काल्पनिक मूल्य, जैसे परमापित मूल्य रीति, स्फीत मूल्य रीति, प्रतिस्थापन मूल्य रीति। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि सामग्री मूल्यांकन के लिए किसी भी रीति का प्रयोग किया जाए, सामग्री का वास्तविक निर्गमन तो सर्वप्रथम प्राप्त सामग्री में से ही किया जाता है। अर्थात सामग्री का निर्गमन तो प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ये रीतियाँ तो लेखांकन करने की है। लागत मूल्य का अर्थ है जिस मूल्य पर सामग्री संग्रहालय में प्राप्त होती है, अर्थात इसमें सामग्री को क्रय करने के मूल्य के अलावा अन्य मदें जैसे किराया, चुंगी, बीमा व्यय आदि इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य व्यय भी हो सकते हैं जिनका समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। व्यापारिक बट्टा तथा परिमाण बट्टा। विक्रेता से क्रय की गई सामग्री संपूर्ण बीजक मूल्य में से पूर्व निश्चित दर से व्यापारिक परिमाण बट्टा घटा दिया जाता है। सामग्री संबंधी लेखों सामग्री के शुद्ध क्रय मूल्य की ही प्रविष्टि की जाती है। कैश डिस्काउंट। क्रय की गई सामग्री के मूल्य का तुरंत या एक निश्चित अवधि के अंदर भुगतान कर देने पर नकद छूट विक्रेता द्वारा क्रय मूल्य में दी जाती है। उसको क्रय मूल्य में से नहीं घटाया जाता। इसका लेखा लागत लेखों में नहीं किया जाता, क्योंकि यह वित्तीय संबंधी मद है। परिवहन व्यय। विक्रेता द्वारा बीजक मूल्य में रेल या मोटर भाड़ा, सुपुर्दगी संबंधी व्यय शामिल किए जा सकते हैं अथवा नहीं भी किए जा सकते। यह क्रेता तथा विक्रेता के मध्य पहले से तय की गई शर्तों पर निर्भर करता है। तब क्रय तथा प्राप्त की गई सामग्री पर गाड़ी भाड़ा तथा अन्य व्ययों का भुगतान अलग से करना पड़ता है। तो ऐसे व्यय को साधारणतः सामग्री के क्रय मूल्य में जोड़ देना चाहिए। परंतु जब सामग्री की अनेक प्रकार की मदें एक साथ प्राप्त की गई हों और उन पर अलग अलग अन्य व्ययों का विभाजन विश्लेषण संभव नहीं हो, तब संग्रहालय ऊपरी व्यय मानना ही उचित है।
नेक्स्ट आइटम है सामग्री प्राप्ति तथा स्टोर संबंधी व्यय। सामग्री प्राप्त करने के बाद इसके निरीक्षण, संग्रहालय में संबंधित व्ययों को स्टोर्स व्यय माना जाता है और उत्पादन व परिव्यय के वर्ग में रखा जाता है। बक्से, थैले, अन्य आधार पात्र। जिन बक्सों, थैलों, पीपों में सामग्री प्राप्त की जाती है उनके संबंध में अलग अलग लेखे किए जाते हैं। जब खाली बक्सों को वापस नहीं किया जाता तो इनकी क्रय कीमत को भी सामग्री मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जब खाली बक्सों, पीपों को वापस लौटाने पर खातों को उनकी पूरी कीमत से क्रेडिट कर दिया जाता है। इन सभी आधार पात्रों की कीमत सामग्री के मूल्य में नहीं जोड़ी जाती। विक्रेता इन पात्रों की कोई कीमत नहीं लेता है और विक्रय मूल्य में से इनकी कीमत को कम कर देता है। जब खाली बक्सों या थैलों को लौटाने पर उनके खातों को कुछ कीमत से क्रेडिट किया जाता है तो पूरी कीमत क्रेडिट की गई रकम का अंतर आधान पात्रों की पूरी कीमत तथा क्रेडिट की गई रकम का अंतर आधान पात्रों का भाड़ा माना जाता है। इस स्थिति में आधान पात्रों के भाड़े की रकम सामग्री के मूल्य में जोड़ी जाती है। अब आते हैं हम फीफो मेथड में। एक उदाहरण लेते हैं। किसी सामग्री की 200 इकाइयाँ 2 रुपये की दर से 10 जनवरी को, 300 इकाइयाँ 3 रुपये की दर से 13 जनवरी को तथा 100 इकाइयाँ 2 रुपये 50 पैसे की दर से 16 जनवरी को क्रय की गई। ये समस्त 600 इकाइयाँ संग्रहालय में एक ही दिन में रखी जाएंगी। 25 जनवरी को एक कार्य आदेश है तो 300 इकाइयाँ उत्पादन विभाग को निर्गमित की गई। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन रीति के आधार पर इन 300 इकाइयों का मूल्यांकन करने के लिए जो सामग्री सबसे पहले 10 जनवरी को प्राप्त हुई थी उसकी 2 रुपये प्रति इकाई दर थी और वो 200 इकाइयाँ थी। तो 200 इकाइयों को 2 रुपये की दर से, अब चूँकि 300 इकाइयाँ निर्गमित की गई है तो अगली 100 इकाइयाँ 10 जनवरी के बाद की तिथि यानी कि 13 जनवरी को जो प्राप्त हुई 3 रुपये की दर से 100 इकाइयाँ 3 रुपये की दर से ली जाएंगी। इस प्रकार 300 इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। 200 इकाइयाँ 2 रुपये की दर से, 100 इकाइयाँ 3 रुपये की दर से। और स्टॉक में रह जाएंगी 2 रुपये वाली तो समाप्त हो गई, 3 रुपये वाली 300 थी तो 100 निर्गमित हो गई, तो 200 इकाइयाँ बची हुई मानी जाएंगी। और सबसे लास्ट में जो 16 तारीख को प्राप्त हुई है 100 इकाइयाँ वह भी स्टोर में मानी जाएगी। इस रीति का लाभ यह है कि यह सरल है, कर्मचारियों को सुगमता से समझ में आती है। इसके अंतर्गत गणितीय कार्य जटिल नहीं है। सामग्री के अंतिम शेष का मूल्यांकन लगभग वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर होता है, जिसको चिट्ठी में प्रदर्शित किया जाता है और चिट्ठा अधिक सही स्थिति को प्रकट करता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि सामग्री का निर्गमन उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में क्रय करते हैं, अतः यह तर्कसंगत है। इसका दोष भी है। जब भी सामग्री का निर्गमन होता है तो मूल्यांकन हेतु पिछला रिपोर्ट बार बार देखना पड़ता है, समय श्रम की हानि होती है। 2 विभिन्न उपकार्य जो एक ही अवधि में पूरे किए गए हों फिर भी उनकी सामग्री लागत भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि उन दोनों उपकार्यों को विभिन्न मूल्य की सामग्री पर निर्गमित किया जा सकता है। वर्तमान समय में जबकि कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि होती है, इस स्थिति में निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात करने हेतु सामग्री लागत पुरानी होने के कारण न्यून रहती है, जो उपयुक्त नहीं है।